प्रेगनेंसी एक बीमारी नहीं है। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अपॉन करती हूँ कि जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो अपने आप को आप जितना नॉर्मल रखेंगी उतनी ही नॉर्मल प्रेगनेंसी चलेगी। अनलेस कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस ना आ जाएँ, कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आपकी बॉडी में आएँ जो कि नॉर्मल से हटकर होती हैं और थोड़ी-सी एब्नॉर्मैलिटीज़ की वजह से आपकी बॉडी पे और आपके होने वाले बच्चे पे कुछ असरात शुरू हो जाते हैं। सो ऐसी ही एक सिचुएशन है जिसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं और उसके सिम्टम्स इतने कॉमन है और वो है जिस्म पर खारिश होना। अब असूलन देखा जाए तो ये बहुत एक सिंपल सी बात है कि खारिश हो रही है और बस ये बात ख़त्म। खारिश होना प्रेगनेंसी के दौरान एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी हो सकती है, जिसकी वजह जो है आपके जिगर की सोजिश होती है और वो आपकी बॉडी में और आपके होने वाले बच्चे में बहुत कॉम्प्लिकेशंस लेकर आ सकती है। आज की इस वीडियो को हम अपने गायनी टॉक्स के चैनल पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप इस वीडियो में जानेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें जो कि एक छोटा सा सिम्टम यानी खारिश को लेकर चलते हैं। आजकल वैसे भी सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो उस वजह से भी आपकी बॉडी पे खारिश हो सकती है। अगर तो ये खारिश जो है वो ड्राइनेस की वजह से है, तो उसका तो बहुत आम सा एक हल है और वो ये है कि आप अपनी बॉडी को मैक्सिमम मॉइस्चराइज़ रखें। कोई भी हनी लोशन, बॉडी ऑयल, बॉडी मॉइस्चराइज़र जो है आप यूज़ कर सकते हैं। आप उसमें एलोवेरा मिक्स कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल मिक्स कर सकते हैं, आमंड ऑयल मिक्स कर सकते हैं। चाहे कोई भी आपका लोशन है या वैसलीन है या क्रीम है, उसमें आप ये अगर ऑयल्स मिक्स करके अपनी बॉडी पे लगाएंगे तो डेफिनेटली आपकी जो इचिंग है, खारिश है, वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट रीज़न खारिश की होती है स्केबीज। ये टाइनी माइट्स होते हैं जो आपकी बॉडी में इन्फेस्ट हो जाते हैं और ये वो खारिश है जो एक मेंबर से एक इंसान से दूसरे इंसान को लगती है। अगर आपके घर में किसी एक को स्केबीज हो गई है तो डेफिनेटली सारा घर जो है इससे अफेक्ट होता है। इसमें ये होता है कि ये जो आपकी उंगलियों के बीच के क्लेफ्ट्स हैं, यहाँ आकर वो टाइनी माइट्स जो है वो अपना बसेरा कर लेते हैं और यहाँ पर ज़्यादातर आपको खारिश रहती है। आपके ग्रोइन्स के एरिया में, आपके जो कोहनियों से अगली जगह है, घुटनों से पिछली जगह पे, जहाँ पे आपकी जो लेग्स हैं वो एब्डोमेन से कनेक्ट हो रही होती हैं, ग्रोइन्स वाला एरिया, वहाँ पे ये खारिश होती है और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है जो कि ना सिर्फ आपको लेना है बल्कि सारे फैमिली मेंबर्स को लेना होता है। जब तक आप ये ट्रीटमेंट नहीं लेते ये ठीक नहीं होता। इचिंग की एक और वजह स्ट्रेचिंग भी होती है जो कि ज़्यादातर एब्डोमेन पे होती है, क्योंकि जब टिश्यू स्ट्रेच कर रहे होते हैं, जब आपका एब्डोमेन स्ट्रेच कर रहा होता है तो उस वजह से भी थोड़ी बहुत इचिंग होती है और ये वो 3 सिचुएशंस हैं जो कि खतरनाक नहीं है। अब आते हैं उस सिचुएशन पे जो कि बहुत एक डेंजरस सिचुएशन है और वो होती है इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी या जिसको हम ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस कहते हैं। इसमें ये होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी बॉडी के में ये हथेलियों पे खारिश होती है, पाम्स पे, और पैरों की तलियों पे ज़्यादा खारिश होती है और इसके अलावा जिस्म पर भी होती है लेकिन इन जगहों पर ज़्यादा होती है। इसमें ये होता है कि आपके जिगर में सोजिश हो जाती है। आपके कुछ बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जिनको हम बाइल एसिड्स कहते हैं, जो कि नॉर्मल सिचुएशन में स्टूल और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी में क्योंकि हार्मोन्स की इफ़ेक्ट की वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं और ये एक्सक्रीशन स्लो हो जाती है, उसकी वजह से कई दफ़ा ये एक्सक्रीट नहीं होते बल्कि ये हामला ख़वातीन की स्किन के नीचे जाके डिपॉज़िट हो जाते हैं। और ये खारिश जो है कई दफ़ा रैशेस की फॉर्म इख्तियार कर लेती है और कई दफ़ा इतनी सिवियर हो जाती है कि इसमें आपको दवाई भी लेनी पड़ती है। आपके हम टेस्ट कराते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम आपके जिगर के टेस्ट कराते हैं। उसमें हम एलएफटीज़ में आपका जो लेवल है, स्पेशली एएलटी को देखा जाता है। अगर एएलटी का लेवल बहुत ज़्यादा है तो फिर हम आपके बाइल एसिड्स के टेस्ट कराते हैं और अगर और स्पेशली ये बात ज़हन में रखें कि जब भी आपने बाइल एसिड्स टेस्ट कराने हैं तो वो आपने खाली पेट चेक करवाने होते हैं। बाइल एसिड्स की वैल्यू भी अगर ज़्यादा हो तो हम उसको डायग्नोसिस उसका कंफर्म कर लेते हैं कि ये इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी ही है और साथ ही हम आपके पीटी, एपीटीटी और आईएनआर के भी टेस्ट कराते हैं, क्योंकि हमें इसमें आपके ब्लड का क्लॉटिंग का जो कंसिस्टेंसी है हमें वो भी देखनी होती है कि आपका ब्लड बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा तो नहीं हो रहा।
सो इस इफ़ेक्ट में हम आपको एक टेबलेट जिसको हम अरसो के नाम से जो है वो एडवाइस करते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में लिवर फंक्शंस की वैल्यू क्या है, बाइल एसिड्स की वैल्यू क्या है, और इसकी डोजेज को हम डेली या सुबह शाम या दिन में 3 दफ़ा भी एडवाइस करते हैं। साथ में कोई एंटी एलर्जी दे दी जाती है, विटामिन के की टैबलेट दे दी जाती है, और साथ ही साथ हम बेबी को मॉनिटर करते हैं। अक्सर जो इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी है वो छठे माह के बाद जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है, लेकिन कई दफ़ा ये 9वें महीने में जो है वो प्रॉपर्ली एक्सपोज़ होता है या अपने सिम्पटम्स दिखाता है, पहले से चल रहा होता है। लेकिन क्योंकि पेशेंट जो है वो जब कंप्लेंट करती है तो तब हम उसको फिर आगे इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो अक्सर 9वें महीने में जाके पेशेंट्स को ये कंप्लेंट बहुत ज़्यादा होती है। उसमें ये होता है कि जब अगर आपको डायग्नोज कर लिया गया है कि आपको ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस है, तो फिर हमें 37 से 38 हफ्ते के दरमियान बच्चे की डिलीवरी जो है वो करना ज़रूरी हो जाता है। उसकी वजह ये है कि जो बाइल एसिड्स आपकी स्किन के नीचे कलेक्ट होते हैं, वो बेबी तक ट्रैवल करते हैं और जाके बेबी की शरियानों में वो क्लॉट्स बना देते हैं। सो जब ब्लड के क्लॉट बन जाते हैं तो बच्चे को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता कई दफ़ा अचानक जो है पेट में ही बच्चे की वफ़ात हो जाती है, जो कि एक बहुत ही एक सैड इमरजेंसी है। इसमें कई दफ़ा पेशेंट को भी पता नहीं चलता और कई दफ़ा जो है वो सिम्पटम्स बिल्कुल नॉर्मल हो रहे होते हैं, और क्योंकि बच्चे का पानी उस वक़्त तक मौजूद होता है, तो पेशेंट कई दफ़ा हरकत महसूस कर रही होती हैं, और जब वो अल्ट्रासाउंड के लिए जाती हैं, तो उसमें देखते हैं कि बेबी की हार्ट बीट एब्सेंट हो चुकी है। सो ये वो सिचुएशन है जिसमें आपको और आपकी डॉक्टर को बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना है, और इसमें हम किसी भी सूरत 37-38 हफ्ते से ज़्यादा प्रेगनेंसी को नहीं लेकर जा सकते। इसकी वजह ये है कि जैसे मैंने बताया कि बच्चे की पेट में वफ़ात भी हो सकती है, बच्चा डिस्ट्रेस में जा सकता है, उसका वेट जो है वो स्टक हो सकता है, ग्रोथ कम हो सकती है, यहाँ तक कि बच्चा पेट में स्टूल पास कर देता है, और जब बच्चा पेट में स्टूल या मोशन पास कर देता है तो उसको वो इंजेस्ट भी कर सकता है और वो निकलते हुए उसको इनहेल भी कर सकता है। सो दैट इज़ अनदर काइंड ऑफ इमरजेंसी। सो ये अब आपकी डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कितना हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं। 37 हफ्ते से पहले हम आपको बच्चे की लंग मैच्योरिटी के इंजेक्शन ज़रूर लगा देते हैं, ताकि किसी भी सूरत में हम अगर बच्चे की, जैसे नॉर्मली हम अल्टरनेट डेज पे बच्चे की सीटीजी करवाई जाती है, जो कि हार्ट बीट का एक पैटर्न होता है, जो 10 से 15 मिनट के लिए देखा जाता है कि अगर हमें उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो हम फ़ौरन जो है, ऑलरेडी आप प्रिपेयर्ड हो, आपको डेक्सा लग चुका हो, आपका जो ब्लड ग्रुप डोनर स्पेसिफिक है वो अरेंज हो चुका हो, ताकि अगर हमें इमरजेंसी में हमारे पास इंडक्शन का टाइम नहीं भी है, तो हम आपको प्रॉपर्ली जो है सारी नेसेसिटीज़ के साथ जो है हम आपको ऑपरेट करें। ऐसी सिचुएशन में आपने एक चीज़ का बेहद ध्यान रखना है, वो ये है कि वो ख़वातीन जिनको ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस डायग्नोज हो चुका है, प्लीज़ आप अपनी डिलीवरीज़ या अपने जो ऑपरेशन है वो किसी बड़े सेटअप में कराएं, जहां नर्सरी जो है वो प्रॉपर्ली हाई डेंसिटी यूनिट हो, जिसमें हर तरह की सहूलत मौजूद हो। बिकॉज हम बच्चे के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि बच्चा जो है जो निकलेगा तो वो किस तरह से जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें बिहेव करेगा। सो वहाँ पर नर्सरी की सहूलियात, एडवांस सहूलियात ज़रूर मौजूद होनी चाहिए। अगर आपकी इंडक्शन फेल हो जाती है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट रिज़ॉर्ट हमारे पास सी सेक्शन ही होता है। बल्कि कई ख़वातीन और कई डॉक्टर्स भी ऐसा करती हैं कि वो पेशेंट को स्ट्रेट अवे ही सी सेक्शन की तरफ जाने का मशवरा देती हैं, और यकीन करें कि ये गलत नहीं है। बिकॉज़ ऐसा बच्चा जो ऑलरेडी एक डिस्ट्रेस में चल रहा है, आपका जिगर जो है वो सोज़िश जो है उसको ऑलरेडी चल रही है। सो जब वो लेबर का स्ट्रेस लेता है, तो लेबर के दौरान जब बच्चा अफेक्ट होता है, तो फिर आगे उसका प्रोग्नोसिस जो है वो इफ़ेक्ट हो सकता है। सो अगर आपकी डॉक्टर 38 वीक्स से पहले 37 वीक्स के बाद आपको सी सेक्शन का मशवरा दे रही हैं, तो प्लीज़ उसको ज़रूर एक्सेप्ट कर लीजिए। थैंक यू।